हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें हम लोग देखेंगे संघीय मंत्रिमंडल, इनसे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो वह कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वह किस में निहित होती है? वह मंत्री परिषद में निहित होती है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री परिषद होता है वह प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सभी को मिलाकर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। और जितने भी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका उन्हें दिया जाता है और वही अपने अपने पद का प्रमुख होते हैं। तो यह हो जाएगा, जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता है वह किस में निहित होती है? वह मंत्री परिषद में सही होती है। एक ऑप्शन है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिमंडल कौन होता है? मंत्रिमंडल वो कहलाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं तथा यह सरकार की नीतियों का संचालन इन्हीं के सदस्य के द्वारा किया जाता है तथा ये अपने विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इसलिए मंत्रिपरिषद की तुलना में मंत्रिमंडल अत्यधिक सर्वोच्च है शक्ति के क्षेत्र में। तो इसमें कह रहा है कार्यपालिका की समस्त जितने भी सत्ता है कार्यपालिका में कार्य करने वाले वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 2 में, कह रहा है भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रधानमंत्री आ जाते हैं तथा कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं तथा राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। ये सभी को मिलाकर इन समूहों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और इसकी मंत्री जो परिषद होता है, इस बैठक की अध्यक्षता वह कौन करते हैं? वह प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता करते हैं वो कैबिनेट मंत्री को लेकर करते हैं, उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं होता। यही दोनों में भिन्नता हो जाता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में देश के प्रधानमंत्री होते हैं और कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। वो सरकार की नीतियों का जो विकासात्मक कार्य रहता है वो आप नीचे वाले राज्य मंत्री उप मंत्री को बता देते हैं, वह उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो यहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता वह प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगर मंत्रिमंडल भी प्रश्न में होता तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री होता। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत्र कार्य करती है? देखिए, प्रसाद पर्यंत्र का मतलब होता है, प्रसाद का ऐसे हिंदी में अगर आप अर्थ देखेंगे तो कृपा होता है। पर्यंत माने प्राप्त करने वाला, तो यानी कृपा प्राप्त कर कौन होता है? तो देखिए, प्रसाद पर्यंत्र का अर्थ ही होता है कृपया, मतलब कृपा प्राप्त होने, मानी जो पद पर बैठा हो। पदासीन का मतलब होता है जो अपने पद पर बैठा हो। आप कह सकते हैं कृपा प्राप्त से जो प्राप्त, हिंदी इसका अगर आप शुद्ध हिंदी देखेंगे तो कृपा प्राप्त से होने वाला पद, तो यह किसके प्रसाद पर्यंत होता है? तो मेरे अनुसार तो इसका प्रश्न होना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि हाल ही में देखिए कि जो मंत्रिपरिषद थे उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया, जिसमें हम लोगों ने अभी मोदी सरकार में देखा था कि 12 मंत्रियों का फेरबदल किया गया, जिसमें हटाकर अन्य किसी को सौंपा गया, तो वह प्रधानमंत्री के ही सलाह पे किया गया। तो मेरे अनुसार तो इसका प्रश्न प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत वह अपने क्या रहता है? पद पर पदासीन रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो सलाह देता है राष्ट्रपति को वो उनकी सलाह के अनुसार वो नियुक्ति करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 75 का 1 में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कहीं कहीं जगह पे लोकसभा भी इसका आंसर देखने को मिल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपना यहाँ पर मत रखें कि क्या होगा। ऐसे प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, हिंदी मूल देखेंगे तो कृपा, प्रसाद का मतलब कृपा होता है और पर्यंत मतलब प्राप्त होने वाला। तो कृपा प्राप्त होने वाला तो किसके होता हुआ? प्रधानमंत्री होता है मेरे अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी अपना मत दीजिए क्या होना चाहिए। 4 में है, 4 में कह रहा है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यह स्पष्ट है। क्योंकि अनुच्छेद 75 का 5 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति संसद का सदस्य हो, लेकिन संसद के सदस्य बनने के बाद वह 6 महीना के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्यता होना अनिवार्य है। तो यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। क्या राज्यसभा में जो मनोनीत व्यक्ति है वह संसद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया? कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्यों को 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान ये सभी क्षेत्र से चुने जाएंगे। तो वो क्या हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद में बन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी भी तो राज्यसभा की थी जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो क्या है, वह भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। बशर्ते यही होगा कि उसे क्या करना होगा, वो तो ऑलरेडी मंत्रिपरिषद राज्यसभा का तो है ही है, तो करना क्या पड़ेगा। और जो उत्तरदायी होगा वह लोकसभा के प्रति होगा। क्यों होगा लोकसभा के प्रति? क्योंकि राज्यसभा के तो सदस्य जरूर है, लेकिन जैसे ही वो मंत्रिपरिषद में आ गया तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वह स्पष्ट, जो इसका बहुमत रहता है, स्पष्ट सत्ता का बहुमत दल का नेता, बहुमत दल होता वही सरकार बनाती है, वह मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो वह जो मंत्री आया राज्यसभा से वह तो मंत्रिपरिषद का समूह हो गया, तो वह जो उत्तरदायी होगा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रश्न हो सकता है कभी यह भी पूछ दिया जाए, क्या राज्यसभा से जो मंत्री बनेंगे वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वह भी हो जाएगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी जो मंत्रिपरिषद का वो हिस्सा बन गया, तो जो मंत्रिपरिषद फॉलो करेगा वही उसको भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता का पद राष्ट्रपति। अभी हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 75 के में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो यही राष्ट्रपति होगा, गोपनीयता का पद भी वही दिलाएगा। नेक्स्ट देखिए साथ में, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? वह रह सकता है 6 महीना तक। अनुच्छेद 75 का 5 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का मंत्री होने के लिए कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद का मंत्री हो सकता है, परंतु मंत्री बनने के पश्चात वो 6 माह के अंदर में सदन के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 8 में, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल क्या क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं और उसके बाद उप मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। एक मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिमंडल भी होता है। मंत्रिमंडल कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों को समूह को मिलाकर क्या कहता? मंत्रिमंडल बनाता है। तो हालांकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह राज्य उपमंत्री को उसमें कैबिनेट के मंत्रियों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। वह जो होते हैं जो शामिल होते हैं वह सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, बैठक में कौन कौन होते हैं? वह कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल होता है। नेक्स्ट देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो मंत्रिपरिषद भी होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही तो कैबिनेट मंत्री है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन में है मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक मंत्रिमंडल और एक मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल जो होता है वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के समूह से बना होता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? वह भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं तथा यह सरकार की नीतियों का संचालन करती है और इनके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं। इन्हीं के कैबिनेट मंत्री किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं तथा कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री तथा राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। तो यह जो कैबिनेट मंत्री होता है, स्वाभाविक सी बात है इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कम होंगे, यानी जो मंत्रिमंडल में होगा वह 15 से 20 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में 50 से लेकर 70 तक मंत्री हो सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मंत्रिमंडल क्या होगा? अधिक होगा। मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में क्या होगा? मंत्रिमंडल से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए 10 में, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री होते हैं और दूसरा राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं तथा यह सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, जो क्या होते हैं कैबिनेट की बैठक में यही भाग लेते हैं। और उसके बाद होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले वे मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और
जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। और जो उप मंत्री होते हैं इन्हें जूनियर मंत्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं, या स्वतंत्र प्रभार या फिर कैबिनेट मंत्री या किन्हीं के अधीन में रहकर ये अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद में जो शामिल हैं 3 मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 11 में देखिए, 11 में कह रहा मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री बिल्कुल है। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत के प्रशासन का सर्वोच्च इकाई होता है और यह सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं तथा इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। राज्य मंत्री कौन कहलाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ये वो मंत्री होते हैं जो क्या होते हैं, जो कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का इनका अधिकार नहीं होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और गैर स्वतंत्र वाले बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री वो क्या होते हैं, वह कैबिनेट मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। उप मंत्री क्या होते हैं, इसे जूनियर मंत्री जानते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, संसदीय सचिव। यह जो है मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम चुनिए। तो मंत्री परिषद में वरीयता, सबसे ज़्यादा वरीयता में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, यह संख्या इसका कितना निर्धारित किया गया, यह 15 से 20 कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। उसके बाद उप मंत्री होते हैं। हालांकि ये जो पूरे जो मंत्री हो सकते हैं, मंत्री परिषद में जो पूरे मंत्री हो सकते हैं वह लोकसभा में सदस्यों का 15% ही हो सकते हैं। यह संविधान 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको निश्चय कर दिया गया, 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। तो कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल भी, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के समूह को मिलाकर मंत्रिमंडल भी निर्माण होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कहते हैं। उसमें राज्य मंत्री को उनके कैबिनेट में भाग लेने का, बैठक में भाग लेने का हिस्सा नहीं मिलता, ना ही उप मंत्री का। उप मंत्री कौन होता है, जो राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। राज्य मंत्री वह भी हम लोगों ने देखा 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री क्या होता है, अपने विभाग का प्रमुख होते हैं, और जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 में, निम्नलिखित मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होता है वह सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होगा। क्योंकि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति के प्रमुख वह उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 में कहा है संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। बताइए संघीय मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, सांसद के, केवल लोकसभा के प्रति। तो इस चारों ऑप्शंस में तो पर्याप्त आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा के प्रति है। तो यह हो जाएगा लोकसभा के प्रति, क्योंकि अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होंगे। क्योंकि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस कंडीशन में, उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद होता है वह एक रूप से व्यक्तिगत तो उत्तरदायी भी उनका होता है और सामूहिक उत्तरदायी भी होता है। व्यक्तिगत कैसे उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह उनके द्वारा कोई भी किया गया कार्य क्या होता है, अगर वह संतुष्ट नहीं है, अगर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है उनके केवल व्यक्तिगत द्वारा किए गए कार्य के लिए, तो उसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से क्या होता है, पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से दोनों का उत्तरदायित्व उनको निभाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 15 में कह रहा भारत में किसी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति
बिना सदस्य हुए कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? अनुच्छेद 75 का 5 में क्या कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में मंत्री का पद ग्रहण कर सकता है, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद के सदस्य ना होने पर वह 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, तो वह 6 माह तक आसीन रह सकता है। नेक्स्ट 16 में देखिए, भारत में वह मंत्री जो सांसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो मंत्री परिषद के पद पर से मुक्त हो जाना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि भारत के मंत्री जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन पर मुक्त नहीं हो और उन्हें चुन लिया गया हो तो वह 6 माह तक रह सकते हैं। अगर आगे कंटिन्यू रहना है तो उनको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ज़्यादातर तो राज्यसभा का ही होते हैं, लोकसभा का इसलिए नहीं होते क्योंकि लोकसभा का तो चुनाव हो गया होता है। नेक्स्ट देखिए 17 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? देखिए, नियुक्ति का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि नियुक्ति होता है, और पदच्युत का मतलब होता है पद से हटना, यही कहलाता है पदच्युत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, इसी में बात की गई है मंत्री परिषद को लेकर, उसके नियुक्ति के, उसके पद नियुक्ति में क्या कहेगा 75 के 1 में, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। फिर 75 का 5 में हम लोगों ने देखा कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य ना होने पर उसे 6 माह के अंदर में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। 75 का 3 में हम लोगों ने देखा, क्या देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से ये जो मंत्रिपरिषद के संबंधित जो नियुक्ति का है, पदच्युत हटने का, वो 75 में वर्णन किया गया। तो 17 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किन विषयों पर विचार किया गया? देखिए 74-75 में क्या किया गया? मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया गया। 74 में क्या कहा गया? 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, यह 74 में कहा गया, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो यह कहा गया 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा तथा उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 75 में हम लोगों ने देखा ही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट देखिए 19 में, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब देखिए करा, जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं वह अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह जो आचरण करेगा वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सांसद के प्रति। तो अपने आचरण के लिए तो इसमें ज़्यादा सर्वोच्च आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब कैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? क्योंकि अगर कोई मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया कार्य के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तब उस कंडीशन में क्या होता? अब वह जो मंत्रिपरिषद कहाँ बना होता है? वह तो लोकसभा में ही बनाया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि राज्यसभा या अन्य में बनाया जाता है। तो उसका गठन तो किसका? लोकसभा में ही होता है। क्यों होता है लोकसभा में? क्योंकि लोकसभा में वह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही आता है, और लोकसभा में ही जिसका स्पष्ट बहुमत रहता है उसी को सरकार बनाने का मौका भी मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, वो लोकसभा। नेक्स्ट देखिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान होता है, कैबिनेट से छोटा होता है, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। बिल्कुल बात है, यह कैबिनेट से बड़ा होगा। कैबिनेट क्या होता था? कैबिनेट में हम लोगों ने देखा था इसमें वैसे मंत्रियों का समूह होता है जिसमें जो भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं और यही सरकार की नीतियों का संचालन भी करते हैं। इसके सदस्य अपने विभाग कहने का मतलब मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं। तो इनकी संख्या कम होती है उसके तुलना में। तो कैबिनेट से वह क्या होता है? मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर में ही तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद आते हैं। तो मंत्रिपरिषद देखिए बीच में हो गया प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। इस प्रकार से इन समूहों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। नेक्स्ट देखिए 21 में, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? अधिकतर का रहा तो अधिकतर लोकसभा से होगा। क्यों लोकसभा से होगा? क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा में ही किया जाता है। लोकसभा में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सरकार बनाने का जो प्रावधान होता है वह लोकसभा में दिया जाता है। जिसकी स्पष्ट बहुमत होती है उसी को राष्ट्रपति
क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो मंत्रिपरिषद अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, वह लोकसभा से लिए जाएंगे। हाँ, राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर सदस्य तो लोकसभा से ही आते हैं, क्योंकि वह जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता उन्हें स्पष्ट बहुमत देकर वह भेजती है। नेक्स्ट 12 में मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, मंत्रिपरिषद करता है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री करते हैं, केंद्रीय और राज्य मंत्री करते हैं सभी मंत्री। तो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद नहीं है। हम लोगों ने देखा था एक मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल वो होते हैं जिसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री, जिसे हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री कहा। हालांकि पहले कैबिनेट मंत्री का संविधान में चर्चा नहीं किया गया था। ये 44वें संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्थान पर कैबिनेट मंत्री का मतलब कैबिनेट का शब्द का उल्लेख किया गया। वो इसलिए किया गया था ताकि जो इमरजेंसी लगाई थी ना, उसमें यह नियम लागू किया गया कि आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली वो लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी उस पर सबको लिखित देना होगा तब लगेगा। तो यह भी ध्यान में रखना होगा। अगर प्रश्न हो सकता है पूछ दे कि कैबिनेट मंत्री शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, कब किया गया, तो वही 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 के तहत। तो मंत्रिमंडल का गठन में कौन होते हैं, सिर्फ केंद्रीय मंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं, यही मंत्रिमंडल कहलाते हैं। और मंत्रिमंडल की बैठक में ना तो उप मंत्री लेते हैं और ना ही राज्य मंत्री लेते हैं भाग। नेक्स्ट देखिए 13 में, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का क्या स्थिति है। तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। तो जो राज्य मंत्री होते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यह सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होते हैं और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री यह कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। उप मंत्री वे मंत्री होते हैं जिन्हें जूनियर मंत्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यह स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट वाले मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। तो यह स्थिति क्या होती है, तो यह देखिए, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं, बिल्कुल नहीं। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित होते हैं, बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार के हितों का देखभाल करते हैं, बिल्कुल नहीं। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते। यह आंसर पर्याप्त है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए 24 में, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। देखिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले भी क्लास में किए थे कि स्वतंत्रता के पश्चात जब पहली बार कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहता, बोला जाता है 17 सालों तक, 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक। वही उनका मृत्यु हो जाता है 27 मई को। तो उसके बाद आनंद फानन में क्या किया जाता है, कुछ समय तक गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री के रूप में जो बनाए रहते हैं, काम करते हैं। फिलहाल बहादुर शास्त्री वह कार्यरत होते हैं 9 जून को। तो क्या होता है, उन्हीं के समय में सबसे पहले जो जेपी कृपलानी है वह 1963 ईस्वी में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मात्र 63 वोट ही जेपी कृपलानी के पक्ष में आते हैं, बाकी जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में चला जाता है 347। तो यह हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब 1963 में। और सबसे अत्यधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किनके शासनकाल में लाया गया, तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। बोला जाता है 26 बार से भी अधिक बार लाया गया था उनके शासनकाल में। तो वह भी प्रश्न बनता है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि जो होते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। अतः मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब उस दिशा में, उस कंडीशन में सभी मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जो किसके प्रति होता है उत्तरदायी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया जाता तो वह राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में कह रहा है कि यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे खाली स्थान विश्वास प्राप्त हो। कह रहा यथार्थ मंत्रिपरिषद कब तक पद पर बना रहेगा, जब तक विश्वास प्राप्त हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और लोकसभा। तो यह जो बना रहेगा अपने पद पर, कब तक बना रहेगा, जब तक संसद लोकसभा में उसका विश्वास प्राप्त हो। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद
तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे विश्वास प्राप्त हो। विश्वास कहाँ प्राप्त हो? वह लोकसभा में। जब तक लोकसभा में उसे विश्वास प्राप्त रहेगा वह बना रहेगा। देखिए, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह मुख्यतः सत्ताधारियों द्वारा, जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा लाया जाता है। यह मुख्य रूप से शक्ति प्रदर्शन होता है। यह मतदान के माध्यम से इसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। यानी इसके विरुद्ध मतदान होता है जिसमें वह एक रूप से शक्ति प्रदर्शन करता है कि जो हमारी सरकार है उसमें कितना विश्वास है। और वही अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 में, हाँ, अगर विश्वास प्रस्ताव वो खो देता है तब क्या हो जाएगा? उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। जिसमें से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि ये विश्वास प्रस्ताव उनको साबित करना था। क्या बोलता है, देखिए 1969 ईस्वी में मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। चौधरी चरण सिंह बनते हैं, 28 जुलाई को बनते हैं और 10 अगस्त को उनको क्या करना था? विश्वास प्रस्ताव साबित करना था। तो उसी में से ना इंदिरा गांधी वो अपना समर्थन वापस ले लाती है, इसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो समझिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में कौन शामिल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले आपको समझना होगा वित्त कार्य। वित्त कार्य यानी वित्त मतलब धन से रिलेटेड। अब कह रहा है बजट। बजट का मतलब होता क्या है, पहले इसे हम लोग समझेंगे। बजट का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या करना? आय व्यय। जो आय व्यय है का जो लेखा जोखा होता है उसे हम लोग बजट कहते हैं। तो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो 27वें मंत्रिपरिषद के बजट कार्यों के लिए, तो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए में बजट तैयार कर संसद में पेश करना बिल्कुल है। बिल्कुल यह भी इसका कार्य है वित्तीय कार्यों में। बजट की आकस्मिक निधि के व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं। आकस्मिक निधि पर व्यय किए जाने के लिए व्यय को नियंत्रित करने का इसका नहीं। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति और सांसद को आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए बिल्कुल छूट है, वह आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है। धन विधेयक है या नहीं अथवा प्रमाणित करता है, यह तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है। समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो वित्तीय कार्यों में क्या कार्य है? उसका काम है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। तो बजट का अर्थ क्या था, जिसे हम लोगों ने अभी देखा था कि जो बीता हुआ यानी विगत वर्ष में आय व्यय के अनुमानों का जो वार्षिक वित्तीय वितरण प्रस्तुत किया जाता वही बजट कहलाता है। क्या? आय व्यय का जो अनुमानों का वार्षिक वित्तीय वितरण प्रस्तुत किया जाता उसी को हम लोग बजट कहते हैं। तो यह वित्तीय कार्यों में शामिल कौन है? वह बजट है, जिसमें बजट तैयार कर क्या किया जाता है? उसमें अनुमान पेश किया जाता है कि इस चीज़ पे इतना खर्च होगा, इस चीज़ पे इतना खर्च किया गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य में शामिल है। 28 में देखेंगे, 28 में, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? अब इस प्रश्न को सोचिए कि अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य, पहला कंडीशन, अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य, अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य, तो जैसे ही वो राज्यसभा का सदस्य वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो गया। अब बताइए, मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते ही वह किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? पहला तो वह अपने व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो गया, फिर सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिपरिषद के रूप में वो उत्तरदायी हो गया, और उसके बाद वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गया। तो जैसे ही वो हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, जब मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो गया तो उसे लोकसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, मंत्रिपरिषद के साथ में बोलना होगा, वो अपने कार्यों को बारे में बताना होगा। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल हाँ, सही हाँ हो जाएगा। 29 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? करा किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? किसी मंत्री के पद त्याग से। अगर किसी मंत्री का पद त्याग हो जाएगा तो क्या विघटित होगा? बिल्कुल विघटित हो जाएगा। नहीं, मंत्री के पद त्याग हुआ तो विघटित नहीं होगा, ऑप्शन अलग हो जाएगा। आपको यार अपना क्या कर सकता है? बहुमत साबित कर सकता है। तो 1 नंबर में तो हम लोग 20 में प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, बिल्कुल प्रधानमंत्री की मृत्यु होगा तो मंत्रिपरिषद को पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव होगा। प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, हाँ प्रधानमंत्री के भी पद त्याग देता है तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। देखिए ऊपर में वही था, मंत्री लिखा हुआ था, यहाँ प्रधानमंत्री है, तो देखिएगा प्रधानमंत्री अगर पद को त्याग करेगा तो विघटित हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री के पदच्युत मतलब पद से हटने पर यह भी हो जाएगा। पद त्याग कहिए या पदच्युत, दोनों परिस्थिति में पदच्युत कौन हो सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है ना। जब क्या हो, अपना बहुमत खो दे, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह
अपना स्वविवेक का तो निर्णय लेकर वह भंग कर सकता है। तो हो जाएगा मंत्री के त्यागपत्र से। कोई भी मंत्री अगर त्यागपत्र देगा तो उस समय विघटित नहीं होगा, जिसमें से हम लोगों ने यह देखा था कि 1950 ईस्वी के दशक में क्या होता है कि मंत्री मंडल के निर्णयों से, यानी मंत्री परिषद के निर्णय से कुछ जो सांसद होते हैं, वो कुछ जो मंत्री होते हैं वह सहमत नहीं होते हैं, जिसके कारण हम लोगों ने देखा था कि कुछ मंत्री इस्तीफा देते हैं, जिसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी और केसीसी नियोगी होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कभी कभी वहाँ से भी बन जाता है। तो जिसमें कौन कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी में जो क्या के मंत्री परिषद के समूह से वह इस्तीफा दिए थे। कारण यही था कि वह सहमत नहीं थे। तो उसमें क्या गया, मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट का प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। कौन लेता है निर्णय? कैबिनेट लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया था, बहुमत के आधार पर लिया जाता है। और बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों के लिए संयुक्त रूप से मान्य होता है। तो उसी के पक्ष में श्याम प्रसाद मुखर्जी और केसीसी सबसे पहली बार अपना मंत्रिपरिषद से त्याग देते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 में, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? अगर मंत्रिपरिषद से पद को त्याग करेगा तो वह मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ध्यान में रखिएगा। 31 में 31 में, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह हम लोगों ने देखा था 91वां संविधान संशोधन, 91वां, जो 2003 में होता। इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में होगा वह लोकसभा के सदस्यों का 15% होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। कैमा संविधान संशोधन 91 कब? 2003 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, शून्यकाल, यह जो काल होता है यह राजनीतिक शब्दावली में 3 होता है। एक तो पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है, जिसमें हम लोग तारांकित प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न पूछते हैं। तारांकिक प्रश्न वही जिसका मौखिक जवाब देना आवश्यक होता है, जिसमें स्टार लगा होता है। अतारांकिक जिसको लिखित देना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। शून्यकाल वह काल होता है, यह मुख्यतः 12 से 1 होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल जो होता है वह 11 से 12 होता है, यानी जब संसद चलना स्टार्ट हो जाती है। तो शून्यकाल में इसमें वह विषय को रखा जाता है जो सार्वजनिक हित का विषय हो, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जिस पर विचार करना अवश्यम भावी हो। उसके बाद आता है, शून्यकाल के बाद आता है भोजन अवकाश, यानी लंच उसको बोलिए 1 से 2 रहता है। उसके बाद जो चलता है वह विधायी कार्य रहता है 2 बजे से 6 बजे तक। तो इस प्रकार से वह राजनीतिक शब्दावली में कार्य होता है संसद में। तो यह हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या है? उत्तर, प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त है। ना ही स्थगन काल, ना ही निलंबित, वह दिन संसद पर कोई कार्य नहीं, यह भी नहीं। नेक्स्ट देखिए 33 में, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो जो वास्तविक कार्यकारी होता है गणराज्य का वह किसके पास होता है? जो कार्यकारी, तो वह जो होता है कह सकते हैं कि पूरे जो मंत्रिपरिषद है उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि इस मंत्रिपरिषद में वो मंत्री होते हैं जिनको अपने अपने विभागों का कार्य मिला हुआ रहता है, मंत्रालय मिला हुआ रहता है। कुछ उसके अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट और कुछ उसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत में कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो क्या होते हैं, अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं तथा यह सरकार की नीतियों का संचालन भी करते हैं और प्रशासन की सर्वोच्च इकाई भी होते हैं। और जिसमें राज्य मंत्री था उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो क्या होते हैं 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और बिना स्वतंत्र वाले कैबिनेट मंत्री के अधीन में रहकर कार्य करते हैं। तो यह वास्तविक कार्यकारी जो समूह होता है वह मंत्रिपरिषद भी होता है। क्यों होता है? हम लोगों ने देखा क्योंकि वह अपने अपने विभागों में, मंत्रालय में रहकर वो कार्यों को करते हैं तथा वह सरकार की जो विकासात्मक नीति है उसका वो पालन करते हैं। 34 में, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 75 का 5 में कहा गया है भारत का कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? मंत्री नियुक्त हो सकता है, बशर्ते वह मंत्री नियुक्त होने के बाद 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो 75 के 3 के अनुसार वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से
उत्तरदायी होते हैं। जिसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। क्योंकि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट 36 में, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? अब बताइए, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया है? बिल्कुल नहीं। विधान परिषद है? बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका है? बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका की बात करा तो कार्यपालिका का जो वास्तविक कार्यपालिका हुआ मंत्रिपरिषद है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, जो अपने अपने विभागों का अध्यक्ष तथा प्रमुख के रूप में रहकर कार्य करते हैं तथा सरकार के विकासात्मक कार्यों को सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 में, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब प्रश्न आ गया, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, समझिए इसको। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? पहला है निजी। अब बताइए कि निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर अगर वो काम भी करेगा, तो अगर कोई भी काम करेगा तो मान लेते हैं उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या कोई संतुष्ट नहीं है तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव में वही व्यक्ति को हटाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके द्वारा निजी कार्यों का जो प्रभाव होता है, किए गए कार्य, उसका सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिमंडल पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि निजी उत्तरदायी सिद्धांत के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वही जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जिम्मेवार होता है। क्योंकि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो निजी उत्तरदायित्व के साथ साथ में सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों को क्या करना पड़ता है? निभाना पड़ता है। तो दोनों होगा इसका। नेक्स्ट 38 में देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो जो स्वतंत्र भारत था, जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे, जो उसके मंत्रिमंडल में कितने थे मंत्रिपरिषद में? तो उस समय 36 थे टोटल। तो ध्यान में रखिएगा 36 थे टोटल। मंत्रिपरिषद में कौन कौन थे? थोड़ा सा प्रमुख पदों को ध्यान में रखेंगे जो बार बार पूछते हैं। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं? गृह मंत्री रहते हैं। जिस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसार मंत्री दिया जाता है। साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया जाता है, यानी कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास रहता है। फिर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। फिर जॉन मथाई होते हैं जो रेलवे मंत्री के साथ में परिवहन मंत्री भी उनको दिया जाता है। फिर सरदार बलदेव सिंह जो रक्षा मंत्री होते हैं, और आर के शरणमुख सेठी, जो शरणमुख सेठी होते हैं वह क्या होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री होती है, जो स्वतंत्र भारत के मंत्रिपरिषद में पहला महिला होती है उस पद पर। तो यह भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। तो ये कुछ प्रमुख पद पर थे उस समय। अब देखिए 39 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? देखिए, स्वतंत्र भारत में मंत्रिपरिषद, प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री हुआ थी राजकुमारी अमृत कौर जी। उस समय जवाहरलाल नेहरू के समय में जो स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद पहला मंत्रिपरिषद बनता है, उसमें वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहते हैं। सरोजिनी नायडू यह अलग है, यह तो उस समय का चर्चा ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 40 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? वह थे अबुल कलाम आज़ाद। हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। वहीं सरदार बलदेव सिंह क्या थे? यह रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर रक्षा मंत्री पूछता आज़ादी के समय में, स्वतंत्र भारत के समय में, तब क्या हो जाएगा? वह बलदेव सिंह। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री हैं, रक्षा लिखना चाहिए, तो वही होगा सरदार वल्लभ सिंह। जॉन मथाई क्या थे? रेल मंत्री तथा परिवहन मंत्री उनको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यह थे सन्मुख चेट्टी। इन्हीं को दिया गया था, सन्मुख चेट्टी जी को वित्त मंत्री दिया गया था। सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो भी बोल दीजिए। नेक्स्ट 43 में देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल पर कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री वो बी आर अम्बेडकर को सौंपा गया था, क्योंकि ये कानून के अच्छे बड़े जानकार थे और इनकी जो संविधान बनती है उसमें भी इनकी अहम भूमिका बी आर अम्बेडकर की रहती है। यह दलितों के लिए काफ़ी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर बोला जाता अगर हक दिलाने के लिए उनका जो योगदान है बी आर अम्बेडकर का काफ़ी अहम है।
हालांकि महात्मा गांधी जी का भी है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको गृह मंत्री के साथ साथ में सूचना एवं प्रसार मंत्री भी उस समय उनको मिला हुआ था। के कामराज कौन थे? के कामराज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में यही अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा यही ये अध्यक्ष जी करते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद के पद त्याग करने वाली पहली मंत्री कौन थी? संघीय मंत्री परिषद पद त्याग करने वाले पहले मंत्री कौन थे? नहीं थे, तो वह थे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1950 ईस्वी में क्या होता है, मंत्री परिषद से पद त्याग कर देते हैं। क्या होता था, जैसे देखिए क्या है, अगर कैबिनेट मंत्री का बैठक होता है तो कुछ डिसीजन जो है लिया जाता है वह मंत्रिमंडल के सर्वसम्मति से, लेकिन कभी कभी मतभेद की अवस्था हो जाता, उस कंडीशन में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता। वही बहुमत से जो निर्णय लिया जाता है बाकी सभी मंत्रियों के लिए वो मान्य होता है ज़्यादा आने पर। तो उसी में से श्याम प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी में, साथ में एक और थे केसी नियोगी भी थे, जो क्या किए थे, अपना पद त्याग किए थे, पहले मंत्री वही कहलाए थे। तो अगर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जगह पे केसी नियोगी भी होगा तो वह भी आंसर पर्याप्त होगा। उसके बाद जॉन मिथाई और श्री देशमुख भी थे। नेक्स्ट देखिए 46 में करा, संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले कौन केंद्रीय मंत्री थे? तो सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले वह जगजीवन राम जी थे। यह जगजीवन राम, ये वही जगजीवन राम जी हैं जो जब 1935 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव की घोषणा की जाती है, और भारत में पहला आम चुनाव 1937 में होता है, जिसमें 11 प्रांतों में आम चुनाव होती है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मंत्री परिषद सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग तक कार्यभार संभालने, लगातार है ना, जगजीवन राव बीच में कुछ वर्षों के लिए ये रुके थे, तो जगजीवन राव नहीं होगा, यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। देखिए लगातार पूछ रहा है, जगजीवन राव भी सबसे लंबे समय तक रहे, लेकिन जब इंदिरा गांधी का जब ये होता है ना 2 साल के लिए, जब चौधरी चरण सिंह आते हैं ना, तो उस समय जगजीवन राव नहीं रहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये राजकुमार अमृत कौर, अगर बात की जाए भारत में एम्स की स्थापना का, तो उसका अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता यही थे। इनका ही बहुत ही अहम योगदान था एम्स में। हालांकि इनकी जीवनी की बात की जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। ये अपना पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक तो भारत में ही करते, उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा को पढ़ाई खत्म करने के बाद वो भारत में आते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, इनके पिता पंजाब के उस समय क्या रहते हैं, राजा रहते हैं, हरिहर करके नाम होता है इनके पिता का, और उनकी माता भी वहाँ की रानी ही होती है। तो इस प्रकार से इनके पिता तो एक ऑलरेडी वहाँ के राजा थे, फिर बाद में इनको अवध का अथी बनाकर भेज दिया जाता है इनके पिताजी का। इनका पिताजी का इनके साथ ये गोपाल कृष्ण गोखले के साथ काफ़ी अच्छा इनका दोस्ती रहता है। उन्हीं का प्रभाव राजकुमारी अमृत कौर पर भी पड़ता है। जैसे ही वो पढ़ाई कर भारत आते हैं तो वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से होते हैं, काफ़ी वह उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और बोला जाता है कि 16 वर्षों तक कौन, राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी का सचिव के रूप में काम किए थे। जब महात्मा गांधी उस समय दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में स्टार्ट किए थे 12 मार्च को, तो ऑलरेडी उनके साथ राजकुमारी अमृत कौर थी। यह भी उनके साथ उस समय जेल भोगी हुई थी। फिर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय भी यह महात्मा गांधी के साथ जेल जा चुकी होती है। तो यह काफ़ी इनका योगदान भी होता है। हालांकि बोला जाता है कि 1934 के बाद वो गांधी जी के जो आश्रम था ना, और उसी आश्रम में वो रहना स्टार्ट कर दी थी। तो ये था राजकुमारी अमृत कौर का। फिर वो बाद में क्या होते हैं, संघीय मंत्री परिषद का कार्यभार संभालते जवाहरलाल नेहरू के समय में। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता, और इन्हीं के अथक प्रयास से जो दिल्ली का एम्स है उसके अध्यक्ष भी वो रहे हैं, प्रयास से वो एम्स की स्थापना होती है। एम्स के निर्माण में भी, एम्स के अगर अग्रणी में नाम लिया जाता तो अमृत कुमार कौर का एक बार जरूर नाम आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिमंडल में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्षों से अधिक समय के बीच 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तब हो जाएगा जगजीवन राव। कह रहा है कि 28 वर्षों तक, एक मंत्री नहीं, अलग अलग मंत्री है, लेकिन 28 वर्षों तक मात्र 2.5 साल छोड़कर रहे थे।
वह कौन थे? जगजीवन राव। बोला जाता है जगजीवन राव, ये वही जगजीवन राव हैं जब भारत में पहली बार 1935 में आम चुनाव के लिए बोला गया था। वही 1937 में 11 प्रांतों में आम चुनाव हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिली थी। हालांकि उसमें जो कौन प्रांत रहता है, ये मुंबई में मतलब आधे से 1-2 सीट कम रहता है, मिलता है, तो फिर भी कांग्रेस की सरकार बनती है। तो वही जगजीवन राव जो होते हैं वह बिहार का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और यह निर्विरोध वहाँ पर जीत जाते हैं। भारत में डिप्रेस क्लासेस की इनका लीग रहता है, उसमें यह निर्विरोध चुने जाते हैं। हालांकि जब ये चुने जाते हैं तो अंग्रेज काफ़ी प्रयास करता है कि इनको मिला जुला कर अपना सरकार बनावे, लेकिन यह उनके प्रलोभन में, ना ही उनके पैसे के लालच में जगजीवन राव आते हैं और लास्ट में कांग्रेस का ही सरकार बनता है। तो इस प्रकार से ये इनका रहा था इतिहास। उसके बाद ये जैसे ही भारत आज़ाद होता है, इनको श्रम मंत्रालय दिया जाता है और इनके श्रम मंत्रालय जैसे ही दिया जाता है श्रम मंत्री के रूप में, तो इनके मतलब उस समय 2 योगदान जो आज भी लोग जानते हैं, जैसे ईएसआई, जो ईएसआई था, जो 1900 कब किया गया था, 1947 में लाया गया था, तो इनके लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। उसके बाद पीएफ फंड, जो पीएफ फंड का स्थापना किया गया था वह राजकुमार ये जगजीवन राव के द्वारा ही किया गया था। तो इन दोनों में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जो आज भी जिसके लिए पूरा जो क्षेत्र है जाना जाता है। उसके बाद 1952 से लेकर 1954 तक, 1984 तक ये रहते हैं। 1952 नहीं कहिए, 1947 से 1952 तक ये कानून मंत्री के रूप में कौन रहते हैं? जगजीवन राव कार्य करते हैं। श्रम मंत्री तो 1952 हो गया ना, तो कहने का मतलब श्रम मंत्री 1947 से लेकर यह लगातार रह जाते हैं। कब तक रह जाते हैं? 1984 तक ये लगातार सांसद चुने जाते हैं। हाँ, ध्यान में रखिएगा, 1947 से सांसद चुने जाते हैं। हालांकि बीच बीच में इनको अलग मंत्रालय भी दिया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। कुछ समय के लिए इनको कानून मंत्रालय भी दिया जाता है। तो ये जगजीवन राव हो जाएंगे। और 2.5 साल वो कौन एब्सेंट हुआ था बीच में? जब इंदिरा गांधी की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार, पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार आती है, उसी में इनका एब्सेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 में सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे कम अवधि के लिए वह है केंद्रीय मंत्री बने रहने का आर.एच. खन्ना। यह आर.एच. खन्ना कौन थे? आइए समझते हैं। देखिए, यह प्रश्न पूछने का कारण क्या है? इस प्रश्न के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, उस इतिहास को आज हम लोग जानते हैं। एच.आर. खन्ना कौन होते हैं? यह एच.आर. खन्ना, सबसे बड़ी बात है, ये चीफ जस्टिस होते हैं, यानी यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। कहानी है कुछ सदी पहले, आप आइए केशवानंद भारती केस में। क्या होता है? केशवानंद भारती जो एक मठ होते हैं, मठ के हेड होते हैं, वो 24-25 धर्म के रिलेटेड में 26-29 को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है। आपको मालूम होगा कि 68 दिनों की सुनवाई के बाद यह 72 में चैलेंज किया जाता है और 68 दिनों की सुनवाई के बाद इसमें 13 जजों की बेंच, एक खुद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और बाकी अन्य न्यायाधीश 13 जजों की एक बेंच बैठाया जाता है और 68 दिनों के बहस के बाद यह फैसला आता है 7/6 से। 7/6 से क्या होता है? एक तरफ इंदिरा गांधी होती है, यह इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर इस केस को हारना नहीं चाहती है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा चुका होता है। तब इसमें यह 7/6 से वह न्यायपालिका की तरफ ही क्या आती है? पक्ष आती है, जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि संविधान संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, यानी मूल प्रस्तावना के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो यह क्या होता है? इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी हार होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उस समय जो सरकार के पक्ष में डिसीजन देते हुए, यानी वह जो होता है वह 7/6 से, तो 6 होते हैं, यानी कहने का मतलब वो सरकार के पक्ष में होते हैं, जिसमें A.N. रे, पालेकर, मैथ्यू बैग और द्विवेदी और चंद्रूड़, यही होते हैं 6 न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में, और 7 न्यायाधीश जो फैसला होता है वह न्यायालय के संबंध में, यानी न्यायपालिका के संबंध में, जिसमें कौन कौन होते हैं? खुद जिस समय जो सीजीआई होते हैं, सीएम सिकरी होते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है केशवानंद भारती के समय कौन थे चीफ जस्टिस? तो सीएम सिकरी थे। वही सीएम सिकरी जी 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को यह फैसला देते हैं। उसके बाद वो रिटायर होते हैं। जैसे ही वो रिटायर होते हैं, तब रिटायर होने के बाद क्या होते हैं? फैसला आता है,
तो उसके बाद क्या होता, उधर इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद में भी क्या चल रहा होता, केस चल रहा होता। वह केस था जगजीवन से लेके और इंदिरा गांधी, उसमें केस यही था कि जो इंदिरा गांधी जो क्या की है, मतलब गलत तरीके से वह क्या किया, चुनाव को जीती है। उसमें इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला आता है, और जैसे ही विरुद्ध फैसला आता है तो उसमें क्या होता है, उसको सरकार मतलब इंदिरा गांधी की उसमें हार होती है। तो जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है तो 1975 ईस्वी में क्या होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से कहकर यह क्या कर देती है, इमरजेंसी लगा देती है। और इमरजेंसी लगा देती है, उसके बाद क्या होता है कि जो एचआर जैसे ही वो चीफ जस्टिस कौन, जो सीएम सिकरी होते हैं, उनके बाद वरिष्ठता क्रम में कौन कौन होते हैं, सेल्ट होते हैं, हेगड़े होते हैं, ग्रोवर, ये वरिष्ठता क्रम में होते हैं। लेकिन उस वरीयता क्रम को एक कॉलेजियम प्रणाली होता है, जो चीफ जस्टिस, जो न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम विधि से होता है। कॉलेजियम क्या होता है, उसमें वरिष्ठता को प्रधानता दिया जाता है, यानी जो न्यायाधीश होंगे उसमें जिनकी सबसे अत्यधिक एज होगी उनको वरीयता क्रम में पहले न्यायाधीश बनाया जाए। तो उसको दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी क्या करती है, एच.एन. रे को बना देती है। एच.एन. रोज से सोचिए, एच.एन. रोज चौथे स्थान पर आ रहे थे, उसके पहले वरिष्ठता में 3 गो आगे थे, हेगड़े, सेल्टे और ग्रोवर। दरकिनार कर नियम को वह एन रे को बना देती है। चलिए, ये भी हो गया उनका मनमाना। उसके बाद क्या होता है, जब एच.एन. रे क्या होते हैं, वह उनका कार्यकाल ख़त्म होता है। उनका कार्यकाल लगभग रहता है 77 तक रहता है। 28 जनवरी 1977 को एच.एन. रे रिटायर हो जाते हैं। फिर एच.एन. रे के रिटायर होने के बाद फिर वो क्या करती है, वह न्यायाधीश की सारी परंपराओं, वरिष्ठता, जो कॉलेजियम विधि था, उसको दरकिनार कर किसको, एम.एच. बेग को बना देती है। वही बेग जो क्या थे, उनके पक्ष में फैसला दिए थे केशवानंद भारती में। तो एच.एम. बेग जो उस समय सीजीआई के वरिष्ठ जज के रूप में एच.आर. खन्ना को होना चाहिए था, तो एच.आर. खन्ना को दरकिनार कर वह एम.एच. बेग को बना देती है। वही एच.आर. खन्ना होते हैं। तब क्या हो जाता, इंदिरा गांधी की सरकार 1977 ईस्वी में हटती है। 1970 नहीं कही, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो वही मोरारजी देसाई एच.आर. खन्ना को कानून मंत्री के लिए वह इनको प्रस्तावित करते हैं, और वो इसको स्वीकार भी करते हैं। तो वही 5 दिन का मात्र कानून मंत्री रहते हैं। उसके बाद तो ये फिर तो इस्तीफा ही देना पड़ जाता है इनको, क्योंकि सरकार तो गिर जाती है ना। तो ये था कहानी एच.आर. खन्ना का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये किन से रिलेटेड था, वही चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्या होते हैं, वही 1979 ईस्वी में बनते हैं। और वही चौधरी चरण सिंह जब बनते हैं तो इंदिरा गांधी क्या कर लेती है, अपना समर्थन को वापस ले लेती है, जिसके कारण उनको 10 अगस्त को प्रस्तावित विश्वास प्रस्ताव पास करना था, जो नहीं हो पाता है। तो यही कहानी था। इसलिए एच.एम. खन्ना को मात्र 5 दिन का केंद्रीय मंत्री के रूप में रहने का उपलब्धि भी प्राप्त है। तो कहानी मेन यह था, इस प्रकार से थोड़ा चल रहा था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, देखिए, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उल्लेख नहीं है संविधान में। संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं, परिपाटी में पालन किया था। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, यह तो है। ये मंत्रिपरिषद में किसी भारत के सभी भाग, देखिए यही है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, यही ध्यान में रखा जाता है, जिसका संविधान में स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो कोई भी परिपाटी आती है वह इस चीज़ का पालन करती है कि जो सभी भागों से प्रतिनिधित्व को लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 में, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। विचार करना कह रहा, भारत के संविधान में उपबंध कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। कह रहा, संविधान में उपबंध समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कैबिनेट मंत्री जो होंगे केवल लोकसभा से ही होंगे, वह राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त नहीं दे रहा है कथन। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, जो सचिवालय है संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। अब बताइए, जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होता है संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, उसी के निदेशाधीन कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। दो नहीं हुआ, ना ही 1 ना ही 2। कह रहा है कि निदेशाधीन
मतलब उसी के निर्देशाधीन थोड़े कार्य करता है मंत्रालय का। जो सचिवालय होते हैं, सचिवालय में सभी सांसद आते हैं ना, सभी मंत्र सिर्फ ऐसा थोड़े कि मंत्रालय आता है, और भी मंत्री होते हैं, तो सभी मंत्रालय के निर्देशाधीन थोड़े कार्य करते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रगति के लिए कार्य करते हैं। हाँ, आप ये कहना उचित है कि जो क्या होता है, जिसकी स्पष्ट बहुमत होती है उसकी सरकार बनाने का अवसर मिलता है, वही उसी को मंत्रालय मिलता है, मंत्रालय वही मिलता है जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जो कैबिनेट सचिवालय के संसदीय कार्य होता है वह मंत्रालय के निर्देशानुसार, ऐसा नहीं है। वह अपने अपने प्रगति को, अपने अपने क्षेत्र में प्रगति के अनुसार कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ना ही एक सही है, ना ही दो है। 51 में केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, यह बिल्कुल गलत है। उस समय 36 होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में होते, अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री के रूप में, जॉन मथाई के रेलवे एवं परिवहन मंत्री के रूप में होते हैं, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री के रूप में, और शरण देशमुख वित्त मंत्री और राजकुमारी कौर स्वास्थ्य मंत्री, ये कुछ उनके प्रमुख मंत्री थे उस समय। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो अभी तो मोदी सरकार में बात की जाए तो 43 है, लेकिन उस समय के लिए यह पर्याप्त आंसर है। तो 43 है, यह घटता बढ़ता रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघ के क्षेत्र में कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। क्या मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है? ऐसा नहीं है। कैबिनेट सचिव के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या किया जाएगा, विभागों का सृजन किया जाएगा कैबिनेट मंत्री की सलाह पर। तो यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में पढ़िए। 2 में कह रहा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में देखे थे कि मोदी सरकार में क्या हुआ, 12 मंत्रियों को इस्तीफा दिलाकर फिर अलग अलग मंत्री को लाया गया। तो यह सही है कि एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। केवल 2 पर्याप्त है, 1 पर्याप्त नहीं है। उसमें एक में क्या था, एक में कह रहा था कि कैबिनेट सचिव के सलाह पर क्या किया जा सकता है, मंत्रालय विभागों का सृजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उनके सलाह पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन रहे? वीपीसी का देखिए, वीपी विश्व प्रताप सिंह, यही विश्व प्रताप सिंह जो क्या होते हैं, कहने का मतलब लगभग 11 माह तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। उस समय जब ये पीवी नरसिम्हा राव जाते हैं ना 1996 में, हाँ 1996 से आने से पहले पीवी नरसिम्हा, जब संजय गांधी की सरकार, संजय गांधी का मृत्यु होता है, उसके बाद वो बनते हैं विश्व प्रताप सिंह। तो क्या होता है कि इसमें भी कांग्रेस समर्थन अपना वापस ले लेती है, वो राम मंदिर के मुद्दा को लेकर ये वापस हो जाते हैं। तो ये मात्र 11 दिन तक ही अपना सेवा दे पाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और यह वित्त मंत्री के रूप में 1977 ईस्वी में कार्य कर रहे होते हैं। किनके सरकार में? तो वित्त मंत्री आप उस समय देखिए 1977 में कौन होती है, इंदिरा गांधी ही रहती है। उन्हीं के समय में ये बीपीसी वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। फिर है आर वेंकट रमन, यह भी कार्य कर रहे होते हैं। YB चौहान, ये भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी, यह भी 92 में कार्य कर रहे होते हैं। तो ये सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके होते हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी वह 1982 ईस्वी में, यह भी इंदिरा गांधी की सरकार है, 82 में ना, इंदिरा गांधी की मौत 84 में होती है, भी इंदिरा गांधी की सरकार में काम कर रही होती है। नेक्स्ट देखिए, कर रहा है कथन 1 में क्या है, सावधानी पूर्वक परीक्षण कर उत्तर का नीचे दिए कुछ खासा सहायता सुनिए। कथन 1 में कहा, भारतीय संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद होता है, बिल्कुल नहीं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति होता है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री के लिए बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल वही सही बात है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय मंत्री सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रह सकती है? वह विश्वास प्रस्ताव। देखिए विश्वास प्रस्ताव यह मुख्यतः किनके द्वारा लाया जाता है? यह जो विश्वास प्रस्ताव होता है यह सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो यह होता है क्या, यह 184 के अंतर्गत में लाया जाता है। यह प्रस्ताव सदन में वोटिंग के द्वारा कराई जाती है, जिसके बाद यह ज्ञात होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में हैं।
और कितने सरकार के खिलाफ हैं। विश्वास मत का प्रस्ताव सत्ताधिकारी सरकार द्वारा ही लाया जाता है और इसे लाने का उद्देश्य यही होता है शक्ति प्रदर्शन। और अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्षी दल के नेता के द्वारा लाया जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा था यह लिखित पहले किसको भेजा जाता है, स्पीकर को दिया जाता है, फिर स्पीकर उसको क्या करते हैं, उसको पेश करने के लिए कहते हैं। उसमें कम से कम 50 सदस्यों का अनुमति आवश्यक होना होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर कार्य मंत्रणा समिति उसको मतलब पेश करती है, कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करती है, फिर इसका वोटिंग के लिए वह लोकसभा में प्रस्ताव को रखती है, फिर वोटिंग होती है और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है उसके अनुसार वो निर्णय लिया जाता है। आपको ये एक चीज़ और ध्यान में रखना हो कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने के बाद 6 महीना के बाद ही दूसरा अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, यानी 6 महीना तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं एक बार पारित हो जाने के बाद। तो यह ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न यह भी बन जाए। नेक्स्ट 56 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। कौन सा है जो विधायी नियंत्रण पर एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए विधायी नियंत्रण यह भी है विधि का नियंत्रण, यानी जो विधायी है उसका नियंत्रण का एक साधन है ना अविश्वास प्रस्ताव, जिसके विरुद्ध यह पता चलता है कि सरकार क्या है, बहुमत खोई है या नहीं खोई है। प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रश्न काल में प्रश्न के द्वारा ही पता चलता है। फिर संकल्प, जिसमें वो संकल्प लिया जाता है। सदन का विघटन यही इसका विधायी तंत्र का साधन नहीं है, विधायी नियंत्रण का है ना, विधायी नियंत्रण का यह सदन का विघटन नहीं है। यह सदन का विघटन हम लोगों ने देखा था किस किस परिस्थिति में हो सकता है। सदन का विघटन जब कार्यकाल समाप्त हो जाए तब। नेक्स्ट देखिए 57 में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके रूप से सामूहिक रूप से? लोकसभा के प्रति। यह अनुच्छेद 75 के 3 में है, बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, यह भी है, इसका संविधान में उल्लेख है। 74 के 3 यह नहीं है। तो 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत का संघीय मंत्रिपरिषद तथा इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता था उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्यूरी है अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।